हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आप सभी ने लास्ट वीडियो को तो जरूर देखा होगा और इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस की which are related to spherical mirrors. Either it is your convex mirror or your concave mirror. आपने लास्ट वीडियो को देखा। लास्ट वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ में आपके आ चुका होगा कि कौन से मिरर्स को कॉनकेव और किस वाले मिरर को कॉन्वेक्स कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको वो रिवाइज करा दूं। देखिए, किसी स्फेरिकल मिरर के एक ऐसे पार्ट को जिसका ये पीछे वाला पोर्शन, ये बल्क वाला साइड पेंटेड होता है, सिल्वर कोटिंग की गई होती है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। समथिंग लाइक दिस, कॉनकेव मिरर गुफा के जैसा होता है। ठीक है, ऐसा ना समझना कि मतलब वो एक गुफा होता है, गुफा के जैसा दिखता है, बस इसलिए हमने उसको नाम दे दिया था कॉनकेव मिरर। ओके, ये वाला साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसी का उल्टा यहां इस वाले मिरर की कंडीशन में आप समझ सकते हो कैसे कि इसका ये दबा वाला जो हिस्सा होगा अंदर वाला, ये होगा पेंटेड, और इधर ये बल्क वाला जो साइड होता है, इस साइड को हमने रख रखा है रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पेंटेड सरफेस के आधार पर हम स्फेरिकल मिरर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। आइए एक बार फटाफट इसको लिख भी लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, आपने बताया और हमने लिख दिया। ये मिरर कौन सा है सर? तो ये है कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है? तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। काफी इंटेलिजेंट लगते हो आप। ओके, ठीक। तो इतनी बात आई समझ में आपके। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा था और मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि ये जो स्फीयर के जैसा दिखता है मिरर, इस स्फीयर का कौन सा स्फीयर है? ये तो खोखला होगा, हॉलो स्फीयर होगा। इस हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है हमारा ये मिरर, और हमने इस मिरर का सेंटर चेक किया, और इस मिरर का जो सेंटर होता है, जिसको हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे थे, वो कुछ और नहीं बल्कि ये मिरर का सेंटर इस स्फीयर का ही सेंटर होता है। तो ऐसा ही कुछ इस वाले में भी चलेगा। आपने ऐसा यहां पर एक स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर, ग्लास का है वो, ठीक है। आपने उसको कट करके इतना पोर्शन निकाल लिया। पोर्शन निकालने के बाद से इसका सेंटर खोजने चले, जिसको नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने जब बात की तो हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि इस स्फीयर का ही सेंटर है, इस वाले मिरर का सेंटर। ठीक है, आओ तो फिर फटाफट इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a small segment, is a small segment। बस जल्दी से आप इसको भी नोट कर लो। क्या है, क्या लिखा है मैंने? तो इट इज द आप यहां से आराम से देख लो ताकि ये कुछ ढके ना। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ स्मॉल सेगमेंट। ये सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है? ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सेंटर होता है। कौन से स्फीयर का? ऑफ विच, उस वाले का जिसका कि द मिरर इज अ स्मॉल सेगमेंट। हमारा मिरर चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई सा भी मिरर एक छोटा सा टुकड़ा होगा, यानी कि सेगमेंट होता है।
ओके, इतनी बात आई समझ में? यस सर। अब यहाँ एक और भी टर्म आता है, वर्टेक्स या फिर पोल। या तो वर्टेक्स बोलो या तो उसको पोल बोलो। ये कौन सा पोल होता है? तो ऐसा मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज फिर से आपको दिखा देता हूं कि इस वाले, जैसे मान लो ये मिरर रहा हमारा, जस्ट इमेजिन, आई नो दिस इज नॉट अ मिरर, बट फिर भी आप इमेजिन तो कर सकते हो। तो इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था हमने नाम दिया था अपर्चर। अपर्चर, ठीक। तो इस अपर्चर का जो मिडल वाला पोर्शन होता है, मिडल पॉइंट या मिड पॉइंट, यहां से ऐसे आ जाओ, यहां से ऐसे आ जाओ, तो जो बीचों बीच वाला पोर्शन होता है उसको हमने नाम दिया था पोल। क्या नाम दिया था? पोल। और इसे पोल भी कह सकते हैं एज वेल एज वर्टेक्स भी कह सकते हैं। आ रही बात समझ में आपके? तो फिर कुछ और नहीं, ये यही है पी, पहचानो इसे, इस मिरर का सेंटर, मिड पॉइंट, यू मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इसको भी डिफाइन करना काफी इजी होता है। कैसे? बस सिंपल सा आपको लिखना होता है, इट इज द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड मिरर। क्या होता है ये? इस झुके हुए, मुड़े हुए मिरर का बीचों बीच वाला हिस्सा होता है या मिड पॉइंट होता है। इतनी बात समझ में आई आपकी? ओके। अब यहाँ एक और टर्म आता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये क्या होता है भाई रेडियस ऑफ द कर्वेचर? तो आपको इतना तो इमेजिन हो ही सकता है कि मैंने एक सेंटर लिया, इस सेंटर के अक्रॉस एक छोटी सी दूरी ले ली है, और उसी दूरी को लेकर के हम एक सर्कल या फिर एक स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बस सेंटर से लेकर के उसके सरकमफेरेंस तक का या उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस हमने लिया, यही उसका रेडियस हो जाता है। सिमिलरली यहां पर भी, यहां से लेकर के यहां तक, कहां से कहां तक? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, हम उसे ही नाम देते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आई बात समझ में? तो आओ इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है? तो इट इज, हो सकता है आपको इससे थोड़ा हल्का दिख रहा हो, इसलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इट इज द radius of the sphere of which the mirror is a small segment, is a small segment। आई बात समझ में? तो क्या होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ स्मॉल सेगमेंट। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक हमारे पास डेफिनेशंस हैं। एक और भी डेफिनेशन आता है, आप उसे भी हमारे साथ में नोट करोगे। क्या है वो डेफिनेशन? तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। आओ इसे भी समझ लेते हैं। ये जितने भी मैंने यहां लिखा रखे हैं डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, दोनों ही मिरर्स के कंडीशन में डेफिनेशन इसका सेम रहता है, ठीक है। इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने इन दोनों के बीच में लिखा है, ठीक। तो आइए इसको भी हम जान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस, लास्ट वीडियो को अगर देख के आए तो नो प्रॉब्लम, नहीं देखा तो अभी देख लो।
हमने कहा मिरर, मिरर का ये वाला सेंटर वाला पोर्शन बोले तो मिड पॉइंट यानी कि पोल हो जाता है। तो इस पोल के रास्ते से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इधर से लेकर के इधर तक, कहीं से भी कहीं तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक आप मान सकते हो, बस पोल को क्रॉस करके जाने वाली लाइन को हमने नाम दे दिया था वही प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या ये केवल पोल से ही पास करके जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसी पोल के पास में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पड़ जाता है। तो आप इसको ये करके दिखाना कि इट इज अ लाइन passing through, it is a line passing through the center of curvature, the center of curvature, capital C, and the pole of the mirror, the pole of the mirror, ठीक है। it can be drawn indefinitely, कहीं से कहीं तक भी इनडिफाइंड, इसका कोई भी छोर नहीं है, इधर भी कहीं तक, इधर भी कहीं तक, कहीं भी मिरर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों का ही कंडीशन में, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, बोथ कंडीशंस आर द सेम, ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट करें, आप साथ में नोट्स बना करके चल सकते हो। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए। एक बार पूरे वीडियो को देख लो, दोबारा आओ, नोट्स अपने ही राइटिंग में, अपने ही कॉपी में अच्छे से बनाओ, ठीक है। जितना सजा सको, जितना अट्रैक्टिव नोट्स आप बना सकते हो, उतना आपके लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन फिनोमिना है कि हमारी आंखें अच्छी चीजों को देखना ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत कुछ खराब चीजें हो। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है, तो अच्छी राइटिंग है तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो बस इसके लिए मैं कह रहा हूं आपको, जितना बेटर आप कर सको उतना बेटर करना, ठीक है। आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं कुछ और भी डेफिनेशंस की बात करूं। ले लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने दिखाया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां भी वही हाल था, पोल से लेकर के सेंटर तक की इस डिस्टेंस को नाम दे दिया था हमने आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, यहां मैंने ये कुछ रेड रेड कलर से कुछ लिख रखा है, दिख रहा होगा आई थिंक, एफ। एफ का मतलब क्या था, बताओ बताओ बताओ। यस ऑफ कोर्स, ये है हमारा फोकस, ठीक है, ये है हमारा फोकस। अब थोड़ा आपको यहां पर अंतर नजर आएगा। कैसा अंतर? अगर आप बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहा, ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे इस साइड में रखेंगे, सही बात है। ऑब्जेक्ट से कुछ रेज जाएंगी, टकराएंगी, टकरा करके वो कहीं ना कहीं से पास करती हैं। हमने आपको सिखाया था कि जब पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो टकरा करके फोकस से लौट के जाती है। सिमिलरली अगर आप यहां पर आओ, चेक करो, तो ऑब्जेक्ट किधर रखोगे आप? रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस बगल का है, तो ऑब्जेक्ट हमें इधर ही रखना होगा, ऑफ कोर्स रखेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर हमने इस साइड में रख दिया तो रे हमारी ऐसे आएगी। मान लीजिए हमने उस ऑब्जेक्ट को काफी दूर रखा है, एट अ वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, तो वहां से आने वाली जो रेज होती हैं लगभग लगभग पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब
पैरेलल आने वाली रे इस कंडीशन में एग्जैक्टली फोकस से क्रॉस तो नहीं करती, बट फोकस से क्रॉस करती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा बहुत हमें ऐसा फील होता है कि वो गई तो इधर है, लेकिन लगता है फोकस को क्रॉस करते हुए गई थी। अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो एक बार जाओ, आप मेरा पिछला वीडियो देख करके आओ, वहां मैंने ये सब कुछ बड़े डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, तो इस मिरर के पेंटेड पोर्शन के इस साइड में होता है, बोले तो बिहाइंड द मिरर होता है इसका फोकस। कौन से केस में? कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्केव मिरर में क्या है? फोकस इस मिरर के सामने होता है। ठीक है, यहां पर इस मिरर के पेंटेड वाले पोर्शन के सामने या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी आपको। ओके, अब डेफिनेशन कैसे नोट करेंगे? तो डेफिनेशन को नोट करते हैं। एक बार आप जल्दी से इन सारी चीजों को नोट करना। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे देखो मैंने यहां एक डेफिनेशन नोट कर रखा है ताकि आपका टाइम बचे, इसलिए बस। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल कन्वर्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पैरेलल आने वाली जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहां पर भी है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is a point on its principal axis from which a beam of light rays parallel to the axis appears to diverge after reflection। इधर से लाइट रेस आएंगी, चली जाएंगी, जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अगर पीछे नोट किया जाए तो डाइवर्स होते हुए अपीयर होते हैं, जस्ट फील होते हैं, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा इसका बेसिक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, या फिर इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, रिलेटेड टर्म है, इसलिए बस मैं यहां पे आपको बता दूं फोकल लेंथ का क्या मतलब है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक, समझ लो कैसे। फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ? पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ऐसे यहां पर भी इसका भी जो फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ कुछ और थोड़ी ना होता है भाई, बस इतनी सी तो बात है कि पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे को हम कह देते हैं फोकल लेंथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हो रही होंगी। आप इसे नोट करें, फिर हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हेलो डी स्टूडेंट्स, तो फिर से इसी वीडियो में मैं वंस अगेन रिटर्न आया हूं और यहां देखो मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, नोट करना, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, बगैर इस रिलेशन के जाने तुम आगे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, रिलेशन को समझने से पहले हम एक प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ किस टाइप से होगा? हम मान के चलेंगे कि हमने एक कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है और काफी दूर से आने की वजह से वहां से जो रेज आ रही है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, पैरेलल आती, इस चीज को हम दिखाने के लिए यहां पर ऐसे दिखा देते हैं। एक एरो आ रहा है, ये ऐसे कोई रे आई, ये एरो ये डिनोट करता है कि कोई रे इंफिनिटी से चल के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है और इस मिरर के एक पॉइंट ए पर आकर के टकराती है। हमने ये फिर देखा कि ये यहां से टकरा करके इस फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना निकल जाती, इसके लिए मैंने लॉजिक बता रखा है, पिछले से पिछले वीडियो, बोले तो लेक्चर 4 में बताया था आपको। ठीक है, लॉजिक क्या होता है? जैसे किसी भी पॉइंट पे जब ये टकराता है तो इस पॉइंट पर, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और वो जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया वो ड्रॉ किया गया नॉर्मल सी से पास करता है, कुछ ऐसे। ठीक है, कहां से पास करता है? वो सी से पास करता है। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आई थिंक। ओके ओके,
यहां पर जितना एंगल होगा, बोले तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही एंगल बना करके हमारा ये जो लाइट होता है फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के पास करता है। कहां से? फोकस से। ठीक है, ऐसे वो पास करता है। अच्छा, जितना एंगल वहां है उतना ही एंगल यहां है। मान लो कि ये यहां पर थीटा एंगल बना करके पास करता है। ठीक है, थीटा एंगल नॉर्मल के साथ में, जो हमने सी के पास में से नॉर्मल ड्रॉ किया है, आने वाली जो रे है इसके और इसके बीच में एंगल कितने का हमने बताया? तो सर एंगल आया हमने बताया जो वो थीटा है। अगर वो थीटा हो जाएगा तो आई थिंक कितना तो आप समझ ही सकते हो कि ये भी थीटा हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर ये थीटा है तो फिर तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा और ये थीटा तो भी ये थीटा। क्यों? हमने पढ़ा है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। अगर एंगल आई थीटा है तो एंगल आर भी थीटा होगा। एंगल आर क्या होता है? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ में बना एंगल। ठीक है, अब आपने ट्रायंगल के ये प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा होगा। क्या है वो प्रॉपर्टीज समझो जरा। अगर यहां पर एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा है, तो फिर यहां पर बना हुआ एंगल 2 थीटा हो जाएगा। दोनों का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम होता है। तो ध्यान से देखो, तो यहां एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल? CAF। CAF दिखा आपको? तो CAF के लिए ये वाला जो एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, और जब ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये तो 2 थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा प्लस थीटा बराबर ये 2 थीटा बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, इतनी तो बात समझ में आई। हमने ये कहा फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है यही फोकल लेंथ है, और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बता दिया। ठीक, अब इतना बात समझने के बाद आपको मैं एक और भी स्पेशल बात बताता हूं। क्या है वो स्पेशल बात? देखो, आपने इतना तो जरूर सीखा होगा छोटे क्लासेस में कि किस तरीके से किसी राइट एंगल में पता करते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस को। मान लो यहां थीटा है, तो थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये जो नीचे बच गया ये हमारा बेस होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की भी शुरुआत कर दी होगी। तो वहां आपको एक रेशियो बताया जाता है। रेशियो क्या है उसका? साइन थीटा और टेन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर आपने पढ़ रखा होगा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी ये वाला डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। और टेन थीटा के लिए आपको पढ़ाया गया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ये अपॉन ये होता है। राइट, अब यहां एक बात और मैं आपको बताऊं, कन्वेंशन है वो पूरी तरीके से क्या है हमारा कन्वेंशन, ये मान करके हमें चलना पड़ता है। क्या है कन्वेंशन? कि यहां पर थीटा की जो वैल्यू होगी लगभग लगभग 10 डिग्री से कम होती है। ठीक है, 10 डिग्री से लेस होगा, या फिर 10 डिग्री होगा, या फिर हम ये मान लेते हैं कि लगभग लगभग ये 0 डिग्री के बराबर हो चुका है। ठीक, 10 डिग्री से कम भी आप कह सकते हो, 0 डिग्री के पास में भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, तो इस कंडीशन में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर हो जाती है, और टेन थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो भी थीटा के बराबर हो जाती है। और साइन थीटा किसके बराबर हो रहा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। टेन थीटा किसके बराबर हो रहा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो फिर तो ये थीटा की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहां पर इस वाले अकॉर्डिंग चला जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाएगी। ये कन्वेंशन आपको यहां पर लिखना चाहिए। ठीक, प्रूफ करने से पहले हमने इतनी चीजें मान रखी हैं। एक और भी चीज हमने मान लिया। क्या माना है? कि ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर,
और वो एक पॉइंट पर आके इंसिडेंट करता है, नाम दे दिया हमने उस पॉइंट का एम। ठीक, एक बात और भी समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे मैं इसका कर्वेचर बड़ा करूंगा, कर्वेचर बड़ा करने का मतलब अपर्चर बड़ा करूंगा। कर्वेचर का मतलब तो टेढ़ा होना होता है, ज्यादा टेढ़ा कर दिए। अगर मैं इसका टेढ़ापन घटाता हूं तो इसका अपर्चर बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन सा दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका ये अपर्चर बड़ा होता है तो आपको ये फील हो सकता है क्या कि ये चीज भी इधर आएगा। जब ये झुका हुआ था तो ये यहां था, हम इसको उठाएंगे उठाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। मतलब लगभग लगभग ये बराबर हो जाता है, ये जो हमारा m होता है ये लगभग लगभग बराबर हो जाता है p के। ऐसा फील हो सकता है आपको कि m और p दोनों ही एक टाइम पे आने के बाद से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो हम ये भी कन्वेंशन मान के चलेंगे कि जो m है, m इज वेरी वेरी क्लोज टू, वेरी वेरी क्लोज टू पोल P। ठीक है, हम ये भी कन्वेंशन मान के चलते हैं। अब आओ, इतनी कन्वेंशन के बाद हम यहां रिलेशन की बात करें। ठीक, एक बार देखना यहां पर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CAM, ट्रायंगल CAM, CAM में। और एक बार हमें चेक करना होगा ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल FAM। ओ, थोड़ा नाम लिखने में गड़बड़ हो गया। अच्छा अच्छा, ये सही रहेगा, ACM एंड AFM, ट्रायंगल AFM। आओ यहां दिखाते हैं हम आपको। तो जब आप यहां पर साइन थीटा निकालने चलोगे तो मैंने बता रखा है पहले कि ये साइन थीटा भी बहुत बराबर होने वाला है थीटा के, क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर का नाम आप क्या दोगे, AM, अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, AC। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, यस सर। देर आफ्टर समझने की कोशिश करो। अब यहां पर इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, नाम क्या है, AFM। ठीक है भाई, तो AFM में जब आप आए तो इस थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी कि जब आप टेन थीटा निकालने चलोगे तो टेन थीटा ये भी बराबर हो चुका है थीटा के, और इसका जो वैल्यू आएगा वो बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, AM, और अपॉन बेस क्या हो जाएगा, तो भाई M से लेकर के F तक, यानी कि FM। इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो, और सॉरी ये थीटा ना होकर के 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा, और इसको बोलो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया है इक्वेशन 2 से, तो क्या मिलेगा हमको, देखो थीटा अपॉन इस साइड का 2 थीटा बराबर में AM अपॉन AC अपॉन AM अपॉन FM। इतनी बात क्लियर है। AM से AM कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है आपके पास, 1/2 FM ऊपर जाएगा, FM अपॉन AC। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा समझना, जब हमने ये बताया है आपको कि M बहुत बहुत क्लोज है P के, तो FM की जो दूरी होगी वो क्या बराबर हो जाएगी FP के। FM का जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग बराबर हो चुका होगा FP के, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मैंने यहां पर जो मान रखा है, कौन सा डिस्टेंस, AC, ये AC जो है हमारे लिए, ये AC कभी ना कभी यहां पर ऐसे आएगा क्या,
यही तो है वो डिस्टेंस। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है ये रेडियस है, और रेडियस का मतलब सीपी भी वो हो सकता है, यानी कि AC बराबर हो सकता है सीपी के। ठीक, आ जाओ देखते हैं फिर। तो हाफ इज इक्वल टू, हमने एफ एम की जगह पर रख दिया एफ पी, और AC की जगह पर रख दिया CP। अब जरा समझो, हाफ एफ पी का मतलब यहां पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस, हमने इसको क्या नाम दिया था, फोकल लेंथ। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं स्मॉल f, और अपॉन में देखो सीपी का मतलब सेंटर से लेकर के पोल तक, और इसको हमने क्या नाम दिया था, R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां जरा समझना, R को हम इधर भेज सकते हैं, बिल्कुल। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। और यहीं से आप कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है, R/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये रहा हमारा रिलेशन। इस तरीके से हमने इसको किया है प्रूफ। अगर आपको प्रूफ और भी अच्छे समझना है, एक बार जाओ वीडियो को थोड़ा पीछे से चला करके सीख लो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सेम चीज यहां पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ जो जो काम हमने वहां किया है वही काम आप यहां भी करके देखोगे, सब ऐसे ही डिक्टो मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करो आप इसको, और आगे की बातें करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और भी कन्वेंशन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना हो तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स की जरूरत होनी चाहिए। हम यहां पे बात करने चले हैं साइन कन्वेंशन की। किसकी, साइन कन्वेंशन कि जब आप यहां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो कभी पॉजिटिव मानी जाती हैं, कभी निगेटिव मानी जाती हैं, ठीक है। तो कब कौन से साइन को लेना है, आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ क्लियर करके चलेंगे। देखो, यहां मैंने बना रखा है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इधर रखा है हमने कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आती होगी कि कॉन्केव मिरर का बल्क वाला पोर्शन रंगा हुआ होता है, पेंटेड, और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो बताना जरा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रखना हो तो आप कहां रखोगे, इधर या इधर। तो जाहिर सी बात है कि हम उस साइड में रखना पसंद करेंगे ऑब्जेक्ट को जिधर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो कॉन्केव मिरर की कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाले मिरर को दिखा के पूछूं तो किधर रखना पसंद करोगे, क्या अभी भी इसी साइड में रखना पसंद करोगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इसके रिफ्लेक्टिंग वाले पोर्शन में यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर है आपकी? ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की किस साइड में आप ऑब्जेक्ट को रखना पसंद करोगे, इस बगल में या फिर इस बगल में? कहने का क्या मतलब, बल्क वाले साइड में जो कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर, या पेंटेड वाले पोर्शन में? तो सिंपल सा आंसर आएगा आपका कि सर जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हम उसी साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक। बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखते हैं, ठीक। यहां अगर ऐसे ही चूज करना हुआ तो किधर रखोगे आप? तो आंसर आएगा कि सर हम इसको इस साइड में रखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर है। अच्छा, ठीक। इस कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर किधर होगा? तो इसके कर्व के साइड में, यानी इधर हो जाएगा। सेंटर मान लिया। अभी अभी देखा कि सेंटर है अगर ये, तो फोकस होगा इसका आधा। सेंटर है अगर ये, तो फोकस होगा इसका आधा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये हो जाएगा इसका पोल, ये भी हो जाएगा इसका पोल। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर भी ये कह सकते हो कि
इसका जो सेंटर है वो इस बगल में होगा। अगर सेंटर इधर है तो फिर फोकस भी इधर होगा, यानी बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी सेंटर यहां, तो फोकस भी हमारा यहां हो जाएगा। इतनी बात तो आई थिंक समझ में आ रही होगी आपको। ओके, हम दूरियां जो भी मेजर करेंगे, सभी की सभी दूरियां पोल से स्टार्ट करके मेजर करते हैं। पोल को रिफरेंस पॉइंट बनाएंगे और वहीं से सारी दूरियों का मेजरमेंट हम करेंगे। ठीक, अब देखो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है साइन कन्वेंशन का। सबसे पहला रूल, मैं इसको ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, समझ लेना, अच्छे से मजा आ जाएगा। ये रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी मिरर लेते हैं तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको ये सिखाया गया होगा कि यहां पर भी कुछ प्लस माइनस का चल रहा होता है लोचक। ठीक है, मैंने पता नहीं कौन सा मिरर लिया है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अभी तो आपको वो प्लेन सा दिख रहा होगा। ठीक, मान लो अभी के लिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला साइन कन्वेंशन ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जितना भी दूरी होगा सबके सब हम लेंगे पॉजिटिव, चाहे इस बगल हो चाहे इस बगल हो, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक, नीचे हुआ तो निगेटिव, चाहे इस बगल हो चाहे इस बगल हो, हमें लेना होता है निगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हमने कोई डिस्टेंस देखा ऊपर, तो ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला निगेटिव रहेगा। यहां भी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यहां भी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यही सारी चीजें हो। ठीक, दूसरा साइन कन्वेंशन समझना, ये कहता है कि अगर आपने कोई मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पे आप खड़े हो गए, पोल से तमाशा देख रहे हो, ठीक, और आप ये डिटरमाइन करके चले हो कि हम आने वाली रेज, यानी ऑब्जेक्ट से ही रेज आती हैं, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज के डायरेक्शन में अगर हम भी साथ साथ में चलेंगे, तब तो वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। क्या मतलब इसके कहने का, अभी हम समझते हैं एग्जांपल से। पोल पे खड़े हो जाएंगे हम, अगर रेज के साथ में हम भी चले उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, रेज इधर आ रही हैं, हम इधर चल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो वो सारी दूरियां निगेटिव होती हैं। जैसे एक बात और, हमने आपको बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन होगा, सही है? इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहां होगा, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इमेज का फॉर्मेशन तो होगा, ठीक है, तो ये भी एक कन्वेंशन है। क्या है कन्वेंशन हमारा? कि पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के दूरी को, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की दूरियों को हम प्रायः U से दिखाया करते हैं। किससे बच्चों? U से डिनोट किया करेंगे, ठीक। और P से लेकर के इमेज तक के डिस्टेंस को हम V से डिनोट किया करेंगे। किससे? V से डिनोट किया करेंगे। ओके, अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी चाहिए। कौन सी चीज समझनी होगी? कि मैंने आपसे कह दिया कि एक कॉनकेव मिरर है। ध्यान से समझना, क्या कहा मैंने? कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर का रेडियस या फिर सेंटर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। कितना बताया मैंने? 30 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस बता दिया मैंने वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर फोकस कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ, सिंपल सी बात है, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक। मैंने कहा कि मैं इस कॉनकेव मिरर के सामने, इसके फ्रंट में समवॉट 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर।
तो फिर इसका इमेज फॉर्म होता है, जस्ट इमेजिन यहां कहीं फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है ये अलग बात है, चलो ऐसा फॉर्म होता है, मान लिया ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, यहां पर। और यहां से लेकर के इस पोल तक का डिस्टेंस जस्ट इमेजिन कि 20 सेंटीमीटर है। कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन सारी बातों को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना तो कैसे आप लिखोगे, आओ सीखते हैं। आपको पता है कि C से लेकर के P तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसको हम दिखाते हैं R से। तो R कितना है सर? ये तो 30 सेंटीमीटर है, नोट कर लो, ठीक। F से लेकर के P तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल f से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? 15 सेंटीमीटर। हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यानी U आ जाता है 45 सेंटीमीटर। अभी मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहा, कुछ चीजें इसमें गलत हैं, अभी हम उसको सही कर लेंगे। और फिर हमने V की बात की। V क्या है हमारे लिए? तो पोल से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस है, वो कितना आया है हमारे लिए इस कंडीशन में? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, मैं एक बस मोटी मोटा आइडिया लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो समझो, तो ऐसा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट यहां है तो रेज किधर जाएंगी सर? रिफ्लेक्टिंग मिरर के सरफेस की ओर, यानी ऐसे कहीं से जाएंगी, सही बात है। तो रे की चलने का डायरेक्शन इधर है। अब हमें कहां खड़ा होना है? पोल पर। अब ये मत कहना कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से पोल स्टार्ट होता है, नो। आपको इस मिरर के पोल पे खड़ा हो जाना। मान लो कि ये मैं रहा मिरर और मैं पोल पे खड़ा हूं। मेरा ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, सामने मेरे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे मेरी साइड में आ रही है, दिख रहा है क्या? हाँ ये आ रही है, ठीक है ठीक है। मुझे बोला गया है कि आप सेंटर का डिस्टेंस बताओ। किसका डिस्टेंस? सेंटर का, ठीक है। तो मैंने देखा भाई पोल से जब मैं चल रहा था सेंटर की तरफ, तो फिर मुझे कितना दूरी जाना पड़ा? सिर्फ 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब जरा बताओ, पोल यहां, रे आ रही है इधर, तो मुझे इस साइड में चलना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, सही बात है, यस सर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब हमें साइन कौन सा लगाना होगा यहां पर? माइनस, ठीक। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें कि फोकस के लिए क्या आप इरादा रखते हैं, तो फोकस हमारा किस साइड में, ये चेक करेंगे। फोकस हमारा पोल की इस साइड में है, ठीक है भाई। रे हमारी इधर जा रही है, मुझे इधर चलना पड़ेगा, रे उधर, मुझे इधर, अपोजिट चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के। जब अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस। यू तो हमेशा ही माइनस में रहेगा, क्यों? ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे इधर, आप पोल से चल रहे हो यू तक, यहां तक ऑब्जेक्ट तक, तो ये वाली डिस्टेंस भी निगेटिव। वी की बात करें तो वी हमारा यहां पर है, पोल से हमें इधर आना है और रे इस साइड में जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा माइनस। मान लो मैंने आपसे ये बोला होता कि इसका जो इमेज है यहां पर न बन करके वो इस साइड में, इस पोल से इस साइड में यहां पर कहीं 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है, इमेज है वो, ठीक है। तो आप क्या करते? v बराबर 20 सेंटीमीटर लिख लेते, सही है, v बराबर 20 सेंटीमीटर लिख लेते, ठीक। रे किधर जा रही है भाई? रे उधर जाती है, सही बात है। अब मुझे इमेज तक पहुंचना है तो पोल से किधर चलना पड़ेगा? तो सर अगर पोल पर मैं खड़ा हूं तो मुझे इस साइड में चलना पड़ेगा, यस, ठीक है। रे भी इधर ही चल रही है, मैं भी इधर ही चल रहा हूं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस टाइम पे साइन कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। यही तो था हमारा सेकंड कन्वेंशन। तो यहां हम लिखेंगे तो प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हर एक कंडीशन में आपको चीजों को समझना होता है। आप बस एक बात याद रखना, यू हमेशा निगेटिव होगा, बाकी सारी चीजें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां
इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा यहीं पर रोकता हूं। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।